बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ एक बार आपको फिर से वेलकम करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक रिलेटिवली आसान टॉपिक, जगह ज़्यादा घेरता है, डाटा ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन काम की बातें बहुत ही कम हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं जी? डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। डी वालों को आप आउटर ट्रांजिशन कह देते हैं, एफ ब्लॉक वालों को इनर ट्रांजिशन कह देते हैं। डी के अंदर 3D 4D 5D सीरीज के मेंबर आ रहे हैं, जबकि एफ के अंदर 4F वाले और 5F वाले आ रहे हैं। 4F वालों को आपने लेंथेनाइड्स कह देना है, 5F वालों को आपने एक्टिनाइड्स कह देना है। लेंथेनाइड्स में 58 से 71 एटॉमिक नंबर वाले, एक्टिनाइड्स में 90 से लेके 103 तक वाले जो एलिमेंट्स हैं वो रखे गए हैं। 3D सीरीज की बात की जाए तो ये स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक पर ख़त्म होती है और यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। 4D सीरीज की बात करें तो ये यूट्रियम से शुरू होती है, कैडमियम पर ख़त्म होती है, और 5D की बात करें तो लेंथेनम से शुरू होती है और मरकरी पर जाकर ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो हमारे लिए फ़िलहाल स्कैंडियम से जिंक वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कैंडियम से जिंक वालों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस हासिल रहेगी। छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे ट्रेंड समझने के लिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक बेसिक से स्केचिंग कर देता हूँ और उससे फिर हम आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंशाल्लाह इस बेस पर एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो अगर हम स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम और इसके बाद वाले सारे ही आर्गॉन उसमें कम्प्लीटली फिल्ड होता है। 4s2 और 3d1। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम में 3d2 होता है। वेनेडियम की बात करें 3d3 होता है। क्रोमियम की बात करें तो 4s1 3d5। हाफ फिल्ड डी करने के लिए s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है। क्रोमियम के बाद मैंगनीज है, वो 4s2 होता है लेकिन 3d5 ही रहता है। आयरन की बात करें तो 3d6 एक पेयर हो गया यहाँ पर। आयरन के बाद कोबाल्ट 3d7 दो पेयर हो गए। निकल 3d8 तीन पेयर हो चुके हैं। कॉपर 4s1 3d10, यहाँ पे डी सारे का सारा फील्ड है। अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी की वजह से ऐसे हो रहा है। और जिंक में 4s2 और 3d10 हो रहा है। सही होगा जी बात। अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर एक है, दो हैं, तीन हैं, छः हैं, पाँच हैं, चार हैं, तीन हैं, दो हैं, एक है, और जिंक के अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्कैंडियम कॉमन फॉर्म में +3 में पाया जाता है, तो स्कैंडियम के अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। डी में या डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता कोई कलर वाला शो करने के लिए। तो आप इन दोनों को यानी कि 2D जिंक जो है ये 2B का मेंबर है और स्कैंडियम जो है ये 3B का मेंबर है। इन्हें आप कह देते हैं कि ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और इसके अलावा जो बाकी बच गए उन्हें आप टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह देते हैं। हमारा बहुत ज़्यादा जो ताल्लुक रहेगा वो डी के अनपेड इलेक्ट्रॉन से ही रहेगा। इससे हमें काफ़ी मालूमात मिलती रहती हैं, तो इन पर हम बात करते रहेंगे। फ़िलहाल आप एक जनरल ट्रेंड देख लें, मैं इसके हवाले से प्रॉपर्टीज़ बोल देता हूँ सारी, इंशाल्लाह आप फॉलो कर लेंगे। तो स्कैंडियम के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 3 6 5 4 3 2 1 0। अच्छा, अब होता यह है कि हम पहली प्रॉपर्टी जिसकी बात कर रहे हैं वो है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है डी के इलेक्ट्रॉन्स से। सही है जी, डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। डी के इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम से, टाइटेनियम से, वेनेडियम की तरफ बढ़ रहे हैं। क्रोमियम में भी ज़्यादा है, मैंगनीज में भी ज़्यादा है, लेकिन लिखता ये है कि जो पहले एलिमेंट हैं तीन, उनके बाद दो चीज़ों पर बाइंडिंग एनर्जी ना सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि वो डिपेंड कर रही है अनपेड इलेक्ट्रॉन पर, बल्कि वो डिपेंड कर रही है मेटेलिक स्ट्रक्चर पर भी। तो मेटेलिक स्ट्रक्चर और अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी, ये दोनों मिलकर जब कंबाइंड इफेक्ट देते हैं तो देखा ये गया है कि स्कैंडियम से, टाइटेनियम से वेनेडियम बढ़ती है, फिर क्रोमियम मैंगनीज में कम हो जाती है। हालांकि उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है लेकिन फिर भी कम ही रहती है। सही होगा जी बात। तो बाइंडिंग एनर्जी का वेनेडियम तक बढ़ने का ट्रेंड है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वो भी बाइंडिंग एनर्जी की तरह ही वेरी करते हैं, तो वो भी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम तक बढ़ेंगे। क्रोमियम मैंगनीज में एबनॉर्मली लो वैल्यू शो करेंगे। हालांकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी वजह हमने बता दी कि वो उनका मेटेलिक स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस है उस वजह से ऐसे हो रहा है। एक बात और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या हालात हैं, जगह और बनाते हैं फिर लिखते हैं जी। ऑक्सीडेशन स्टेट को रिलेट किया जा रहा है S और D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो S के इलेक्ट्रॉन प्लस D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
एक्सेप्ट क्रोमियम और कॉपर, क्योंकि उनके अंदर तो S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है ज़रूरत के तहत, वरना जनरली जो है S और अनपेड D इलेक्ट्रॉन को अगर आप काउंट कर लें तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम में S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्कैंडियम 2, और एक D में भी है तो 2 और 3, ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। टाइटेनियम में 4s2, फिर D का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यूज़ हो सकता है या दोनों यूज़ हो सकते हैं। वेनेडियम में 2, D का एक इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लें, 2 यूज़ कर लें, तीनों यूज़ कर लें। क्रोमियम 2 तो इसका कॉमन ऑक्सीडेशन है, लेकिन 3, 4, 5 और 6 सारे D के इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैंगनीज में 2 और सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते करते मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा 7 तक आएगा। फिर आयरन में जाएंगे तो वहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि उसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। S में 2 इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट में जाएं तो 2, 3, 4 और 5, फिर उसके बाद आ जाए निकल में 2, 3 और 4 आ जाएंगे। सही होगा जी बात। और कॉपर जो है वो 1 और 2 ही होता है। कॉपर यूजुअली बात की जाए तो वो 1 और 2 में पाया जाता है और जिंक 2 के अंदर पाया जाता है जी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा भी डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग जानते हैं, पर्टिकुलरली जो इनऑर्गेनिक के अंदर मास्टर करके आए हैं, कि ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना भी हो सकता है, लेकिन एक जनरल फ्रेमवर्क के तौर पर ये बात समझने में अच्छी रह जाती है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड आपने जनरल नोट कर लिया, ये डिपेंड कर रहा है S पर और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन D पर। इसी के साथ आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कुछ पैरामैग्नेटिज्म की या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को माइंड में रखते हुए जब आप एटॉमिक नंबर और पैरामैग्नेटिज्म की बेस पर एक ग्राफ बनाते हैं तो आपको ग्राफ इस तरह नज़र आता है, जिसमें पीक पर आयरन +3 नज़र आता है जिसके पास 3d5 है, और उसके साथ आयरन +2 और मैंगनीज +2 जो है वो आपको नज़र आते हैं। सही होगा जी बात। तो इस तरह ग्राफ नज़र आता है। आयरन +3, D के अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना पैरामैग्नेटिज्म जो है वो आपको ज़्यादा मिलने वाला है। तो पैरामैग्नेटिज्म अगर आप गौर करें सारे +3 में हो, जस्ट इमेजिन सारे +3 फॉर्म में पाए जाएं, तो +3 फॉर्म में इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होगा। यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। अगर ये +3 में पाया जाएगा तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, और यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, जबकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। तो आप देख सकते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बढ़ रहे होते हैं जब आप जाते हैं किसकी तरफ जी, नीचे की तरफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आ गई। अब हम मज़ीद टाइम को ज़ाया किए बगैर मेन जो जनरल बातें हैं वो हमने बता दी। एक बात वैसे रह गई, वो मैं बता दूं कि जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है ना वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट नज़र आता है। एटॉमिक रेडियस D पुअर शील्डिंग इफेक्ट रखता है, तो D जो है ना D1 से लेके D9 तक इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, तो इसलिए आपको साइज जो है ना वो तकरीबन कांस्टेंट नज़र आता है, थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा होता है, लेकिन एंड पे जब D10 हो जाता है तो वो उसका शील्डिंग इफेक्ट अच्छा है। इसलिए कॉपर और जिंक जो है वो रिलेटिवली साइज में बड़े मिलेंगे आपको एज़ कम्पेयर टू जो पीछे वाले एलिमेंट्स हैं। सही हो गई जी बात। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। अभी तक हमने जो बातें की हैं वो प्योरली FSC बेस्ड ही थी, कोई नई बात हमने नहीं की है। लेकिन अब जब हम बात की शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्सेस की, तो उसमें फिर लिगेंड्स और उनकी बातें आगे चलती रहेंगी, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सोर्सेज से इकट्ठी करके आपको बताई जाएंगी। सही होगा जी बात। इसके अलावा मैं ये भी क्लियर करता चलूँ कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके जो एलॉयज़ हैं, सब्सटीट्यूशन हो या इंटरस्टिशियल एलॉयज़ हों, उनकी बात हमने जो है ना वो पहले एक बारी कर ली थी, लेकिन फिर भी जनरली मैं बताता चलूँ कि इंटरस्टिशियल एलॉयज़ एक हो सकते हैं और एक सब्सटीट्यूशनल एलॉयज़ हो सकते हैं। सब्सटीट्यूशन एलॉयज़ में ना आप सब्सटीट्यूशन कर देते हैं दूसरे एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट करता है, लाइक क्रोमियम, मैंगनीज वगैरह, ब्रास, ब्रॉन्ज या स्टील, इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं। और इंटरस्टिशियल एलॉयज़ में जो एक मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें छोटे छोटे गैप्स की वजह से, इंटरस्टिशियस की वजह से उसके अंदर कोई और एलिमेंट जो है वो आ जाता है। छोटा सा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन दे कैन हैव सम यूजफुल एप्लीकेशंस। सही है जनाब। आगे चलते हैं और अब बात शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की।
बात चल रही है जी कम्प्लेक्सेस की, और कम्प्लेक्सेस की बात करने के लिए हम एक कंपैरिजन बना रहे हैं सिंपल सॉल्ट्स का, और फिर हम कंपैरिजन बना रहे हैं मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स का। अच्छा, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। तो सिंपल साल्ट जो है ना वो आम साल्ट होते हैं, एसिड और बेस के रिएक्शन से जो बनते हैं वो सिंपल साल्ट होते हैं। सिंपल साल्ट हो सकते हैं न्यूट्रल साल्ट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। एसिडिक साल्ट हो सकते हैं जिनका सोल्यूशन एसिडिक होता है, लाइक अमोनियम क्लोराइड। बेसिक साल्ट हो सकते हैं जिनका सोल्यूशन बेसिक होता है, जैसे कि सोडियम एसीटेट। या फिर वो साल्ट हो सकते हैं ऐसे जो कि जिन्हें आप कह सकते हैं जिनमें एक से ज़्यादा एसिडिक या बेसिक कंपोनेंट हो, लाइक जिन्हें आप कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बात कर लें, ब्लीचिंग पाउडर की, इसमें एक से ज़्यादा एसिडिक रेडिकल है। इसी तरीके से एक से ज़्यादा बेसिक रेडिकल भी हो सकते हैं। सही है जी। तो ये सब के सब सिंपल साल्ट्स में आ जाते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में दूसरी तरफ मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड हैं। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड को आप दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक को आप नाम देते हैं डबल साल्ट्स, और दूसरे डबल साल्ट्स की बात की जाए तो आपने इसमें मशहूर मिसाल KCl.MgCl2.6H2O कार्नलाइट वगैरह की पढ़ी है आपने, इसमें मोहर्स साल्ट की बात पड़ी हुई है। तो इस तरह की डबल साल्ट की मिसालें आपको मिलती हैं। डबल साल्ट आमतौर पर ऐसे साल्ट होते हैं जो को क्रिस्टलाइजेशन से बन जाते हैं। एक ही मिक्सर में दोनों साल्ट थे, आपने उन्हें क्रिस्टलाइज करवा लिया, अब वो दोनों इंडिविजुअली बिहेव कर रहे हैं। दे आर मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बट देयर आयंस बिहेव इंडिविजुअली, और वो हर एक आयन के लिए जो उनके अंदर मौजूद है वो टेस्ट, केमिकल टेस्ट दे सकते हैं। लाइक वो पोटाशियम के लिए, क्लोराइड के लिए, मैग्नीशियम के लिए, हर एक के लिए टेस्ट किया जा सकता है। यही डबल साल्ट की खासियत है। लेकिन कुछ डबल साल्ट जब बार बार बना रहे थे लोग, तो उसी दौर में तकरीबन 1799 में एक डबल साल्ट बनाया गया, जो बनाया गया था FeCN2 और KCN को मिलाकर, और यहाँ से जो डबल साल्ट बनना चाहिए था वो डबल साल्ट नहीं बना। उसने जनाब इंडिविजुअल आयंस के टेस्ट देने बंद कर दिए, और यहाँ से बुनियाद पड़ी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स की, जो कि बाद में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए पेश खैमा बन गया। सही है जी। तो इन्हें कम्प्लेक्स इसीलिए कहा गया था कि इनकी प्रॉपर्टीज देवर कम्प्लेक्स, इन्हें आप सिंपल जो डबल साल्ट्स वाली साइंस है उससे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, और ये इंडिविजुअल आइंस का टेस्ट नहीं देते। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीज़ें हैं उनका केमिकल टेस्ट आप नहीं कर सकते उस तरीके से जिस तरीके से साल्ट एनालिसिस में डबल साल्ट के कंपोनेंट्स का टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की हो गई। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके हवाले से हम कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या है जी? कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं कि कंपाउंड विच कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। तीन टाइप्स की कौन कौन सी हैं? एक तो ये हो सकता है कि सिंपल कैटाइन हो और कॉम्प्लेक्स एनाइन हो। दूसरा हो सकता है कॉम्प्लेक्स कैटाइन हो और सिंपल एनाइन हो। या फिर हो सकता है कॉम्प्लेक्स ही कैटाइन हो और कॉम्प्लेक्स ही एनाइन हो। तो ये तीन तरीके हमें नज़र आते हैं इसके। ये मेन तीन टाइप्स हो गई। तो अब ये किसी भी टाइप के हो, इसमें हर एक में कॉम्प्लेक्स पाया जा रहा है। हम किसी एक को मिसाल को सामने रखते हैं और उसके हवाले से बाकी सारी बातें करेंगे। हम मिसाल जो ले रहे हैं वो बड़ी पुरानी मिसाल है, 200-250-300 साल हो ही गए हैं बात को। तो ये मिसाल हमने अपने सामने रख ली। अब इसके हवाले से हम कुछ डेफिनेशंस करने लगे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है सेंट्रल एटम और लिगेंड को इकट्ठा अगर आप एक स्फीयर में लिख दें उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इस पर चार्ज मेटल एटम और ये जो लिगेंड है इनके चार्ज का सम जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आता है। उसे बैलेंस करने के लिए काउंटर आयन बाहर मौजूद होता है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है लिगेंड से। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है यहाँ पर लिगेंड। अच्छा, लिगेंड जो है ना ये इसकी बड़ी ज़्यादा डिटेल पर बात हो सकती है लिगेंड्स की। तो लिगेंड्स जो हैं इनकी क्लासिफिकेशन, लिगेंड्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है उसे आपने कह देना है कि ये लिगेंड है। अच्छा, अब लिगेंड बहुत सारी टाइप्स के हो सकते हैं। लिगेंड्स को आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। डोनर प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्सेप्टर डोनर प्रॉपर्टीज़ हैं, या डोनर प्लस एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर उसके पास पाई बॉन्ड है। सही जी। तो लिगेंड की प्रॉपर्टीज़ आप इस बात पर अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या वो लोन पेयर दे रहा है सिंपल, या वो डबल बॉन्ड दे रहा है,
या फिर वो डोनर एक्सेप्टर दोनों प्रॉपर्टीज रखता है। लाइक CO, इसकी हमने बात की थी कि इसके पास जो है ना एक्सेप्टर ऑर्बिटल भी होते हैं। अच्छा, अब होगा क्या कि जो लिगेंड है ना, अगर वो सिर्फ डोनर टाइप के एटम रखता है तो उसकी मिसालें हम देंगे वाटर की, अमोनिया की और फ्लोराइड वगैरह की। इनके पास क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कोई जगह इनके पास नहीं है। इसके मुकाबले में जो डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें CO है। CO जैसी जो मिसालें हैं, ये क्या करती हैं, इनके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल भी होता है, जो कि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कॉल्सन डायग्राम में देखा था कि जनाब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके पास एक जगह है जहाँ पे वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है लिगेंड का, सॉरी मेटल का। तो ये डोनर एक्सेप्टर दोनों प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। और तीसरे आ गए पाई बॉन्ड डोनेट करने वाले। इसमें हमें मिसाल आनी चाहिए ईथीन की, और हमें मिसाल आनी चाहिए बेंजीन वगैरह की। तो ये जो है ना, ये पाई बॉन्ड देकर बॉन्ड बनाते हैं, जिनके पास डबल बॉन्ड है उसके ज़रिए से ये बॉन्डिंग करते हैं। अच्छा, तो ये लिगेंड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कि वो डोनेट किस तरह कर रहा है, या सिर्फ डोनेट कर रहा है या सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है। अब डोनर जो है वो कितने लोन पेयर दे रहे हैं, ये बड़ी मशहूर क्लासिफिकेशन है, FSC में भी हम इसे ही पढ़ते हैं। कितने लोन पेयर देगा, इस मुनासबत से अब हम क्लासीफाई करने लगे हैं। बात चल रही है लिगेंड के लोन पेयर देने की, तो इस हवाले से लिगेंड हो सकते हैं मोनोडेंटेट, यानी कि एक लोन पेयर देने वाले। जो मोनोडेंटेट हैं वो हो सकते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल की बात की जाए तो इसमें आप वाटर और अमोनिया की मिसाल दे दें। फिर वो हो सकते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में आप फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड वगैरह की मिसाल दे दें। फिर वो हो सकते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव में आप मिसाल दे दें NH2, NH3 पॉजिटिव, और नाइट्रोसोनियम की मिसाल दे दें NO पॉजिटिव की। सही है जनाब, तो ये मिसालें हो सकती हैं। आगे चल पड़ें तो मोनोडेंटेट के अलावा जो लिगेंड हैं वो हो सकते हैं ब्रिजिंग, BRIDGING, ब्रिजिंग लिगेंड, जिसमें लिगेंड जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेता है और एज ए ब्रिज काम करता है। लाइक यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड की मिसाल ही कोड की जा सकती है, साथ फ्लोराइड भी कोड कर सकते हैं। तो हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड वगैरह ये क्या काम कर रहे हैं जी, ये ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा बाईडेंटेट हो सकते हैं, जो 2 लोन पेयर देंगे। 2 लोन पेयर देने वाले सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। बड़ा सादा सा काम है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का, कि अगर दोनों डोनर एटम जो हैं वो उनके दरमियान में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों साइड्स बराबर हैं, जैसे ऑक्सालेटो में है, तो फिर वो सिमेट्रिकल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो डिफरेंट हैं तो फिर वहाँ पर जो है आप कहेंगे, जिस तरह ग्लाइसिनेटो है ग्लाइसिन से बनने वाला, तो फिर वो जो है वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ट्राइडेंटेट हो सकते हैं, पॉलीडेंटेट हो सकते हैं। पॉलीडेंटेट के बाद फ्लेक्सीडेंटेट आ गया। अच्छा, जो पॉलीडेंटेट है ना वो बहुत सारे लोन पेयर दे सकते हैं, और उनमें से ही एक है फ्लेक्सीडेंटेट, यानी कि ये इनकी अपनी मर्जी है, ज़रूरत है, हालात हैं कि ये कितने लोन पेयर देना चाहते हैं। ये 6 भी दे सकते हैं, 5, 4, 3, एक ही टाइम में ये अपनी मर्जी से वेरिएशन ला सकते हैं। अच्छा, अब अगर होगा ये कि आपके पास एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं पॉलीडेंटेट। तो अगर आपके पास बात हो रही थी जी कि एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है, और पॉलीडेंटेट लिगेंड लाइक ऑक्सालेट की ही बात कर लेते हैं, और वो पॉलीडेंटेट लिगेंड गेट्स कोऑर्डिनेटेड टू द सेम सेंट्रल एटम, तो फिर ये जो कंपाउंड बनेगा इसे आपने नाम दे देना है कि ये एक चीलेट है। चीलेट जो ना क्लॉ ऑफ क्रैब, यानी कि वो जो केकड़े का बाजू होता है जिसे वो पकड़ लेता है इस तरीके से, उस मुनासबत से इसका नाम पड़ा है। तो चीलेट्स जो हैं ये अच्छे कंपाउंड हैं, कम्प्लेक्सिंग एजेंट्स के तौर पे चीलेट्स इस्तेमाल होते हैं। ये वाटर सॉफ्टनिंग में कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह को निकालने में इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर ये इनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, यानी कि ग्लाइसिनेटो टाइप के या एसिटाइल एसीटोन टाइप के आपके पास चीलेट्स हैं, तो वो चिलेटिंग एजेंट हैं, तो फिर ये जो ना इनकी सॉल्विटी पानी में कम हो जाती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा हो जाती है, और ये सेपरेशन और बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन उसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। टॉक्सिक मेटल्स, हैवी मेटल्स, रेडियो मटेरियल्स, इनको साफ करने में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो चीलेट्स की प्लेंटी ऑफ जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको मिलती रहती हैं, और इनऑर्गेनिक में आपने काफ़ी पढ़ी भी हैं। हम भी आगे जाएंगे तो हमने जब बात करनी है पर्टिकुलरली, हम निकल DMG कम्प्लेक्स बनाएंगे, और इस तरीके से और छोटी छोटी बातें जो हम सॉल्ट एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं उसमें हम चीलेट्स को इस्तेमाल करते रहेंगे। सही होगा जी बात। तो ये कुछ एक बेसिक ओवरव्यू हो गया कि हमारे पास लिगेंड्स किस किस टाइप के होते हैं। अब जब हमने लिगेंड्स फाइनल कर लिए हैं तो अब हमारे पास मेटल का जो चार्ज है वो तो इतना इशू नहीं है।
हम अब बात करने लगे हैं कि थीरीज़ कौन कौन सी हैं जो नाम देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लिगेंड्स की जो जो कॉम्प्लेक्स है उसके बनने के पीछे कौन कौन सी थीरीज़ हमारे पास हैं। साथ साथ हम उससे पहले एक छोटी सी प्रैक्टिस ये कर लेते हैं कि हम लिगेंड्स को उनको लिखने का तरीका, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, और उसको नाम देने का तरीका क्या है वो एक छोटी सी मिसाल से समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे थीरीज़ पर। जी, नाम देने की बात हो रही है, पहले मैं लिखने की बात बता दूं। जी, लिखने का तरीका, अगर आपको एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपने लिखना है कि लिगेंड कौन कौन से मौजूद हैं, उनको किस तरीके से मेंशन किया जाएगा, तो उसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले मेटल का नाम लिखना है, फिर आपने लिख देने हैं नेगेटिव लिगेंड्स अल्फाबेटिकली, फिर आपने लिख देने हैं न्यूट्रल लिगेंड्स अल्फाबेटिकली। सही हो गई जी बात। तो इतना सा काम है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मशहूर मिसाल देखें, एफएससी के अंदर एक्सरसाइज में लिखी हुई है प्लाटिनम ClNO2NH3 4, इसको लिखा गया है और आगे सल्फेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे Cl और NO दोनों नेगेटिव लिगेंड हैं, तो आपने क्लोरो पहले लिखा, नाइट्रो बाद में लिखा, फिर अमाइन और एंड पर आपने सल्फेट डाल दिया। सल्फेट तो बाहर ही है, उससे तो हमें मसला भी नहीं है। तो ये हो गया कि आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चीज़ों को कैसे लिखते हैं। अब बात चल रही है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला कम्प्लेक्स और उसका नाम आपने रखना हो, इंग्लिश नाम रखना हो, तो वो कैसे रखेंगे। तो उसका तरीका ये है कि अगर आपके पास कैटाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, हम मिसाल ले लेते हैं सिल्वर NH3 2OH, इसका नाम रखने का मेरा मकसद है। तो मैंने ये कहना है कि सबसे पहले मैं बताऊंगा नंबर ऑफ लिगेंड्स, फिर नेम ऑफ लिगेंड, यहाँ पर मैंने अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड, चाहे वो न्यूट्रल है चाहे वो नेगेटिव है। जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा। फिलहाल यहाँ पर तो सिर्फ अमोनिया ही है, तो अमोनिया का नाम अमाइन बन जाता है, CO का नाम कार्बोनाइल बन जाता है, वाटर का नाम एक्वा बन जाता है। जो नेगेटिव लिगेंड है उनके नाम O पर ख़त्म होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, नाइट्रोसो है, और सायानो है, आइसोसायानो है, वगैरह वगैरह। अच्छा जनाब, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपने ये लिख दिया। फिर आपने मेटल का नाम लिखना है, फिर आपने मेटल पर पाया जाने वाला ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है रोमन में, और फिर आपने एनाइन का नाम लिख देना है। याद रहे कि एनाइन की तादाद बताना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। एनाइन आपका मसला नहीं रहेगा। इसी बात को अगर फॉलो करें तो नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है वो बाई बन रहा है या डाई बन रहा है, डाई, और नेम ऑफ लिगेंड है अमाइन, डाई अमाइन, और उसके बाद मेटल है सिल्वर, और सिल्वर पर चार्ज यहाँ पर 1 आ रहा है क्योंकि अमोनिया 0 है, OH -1, तो सिल्वर +1, और उसके बाद आपने इसे हाइड्रो ऑक्साइड बना देना है। इसी तरीके से अब हम एनाइनिक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो उसमें हम K4FeCN6 मेंशन कर लेते हैं। एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम रखते हुए मैं सबसे पहले नाम बताऊंगा कैटाइन का, सिर्फ नाम तादाद नहीं बतानी। फिर मैंने आगे यही हिस्सा फॉलो करना है, यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड्स, फिर नेम ऑफ लिगेंड, फिर मेटल का साथ 8 लगा देना है। अगर एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा तो मेटल के साथ 8 आएगा। फिर आपने लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमरल में, और बात कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप कैटाइन की बात करें, यहाँ पर कैटाइन है पोटाशियम, नेम नंबर ऑफ लिगेंड है 6, हेक्सा, नेम ऑफ लिगेंड है साइनो, O क्यों हो गया क्योंकि एनाइनिक है। उसके बाद नाम हो गया आयरन, फेरम कहते हैं, फेरम से बन जाएगा फेरेट, और साथ उसका चार्ज आ जाएगा 3, फेरेट 3 का मतलब है कि जनाब यहाँ पर फेरेट पर नहीं, 3 तो नहीं है, यहाँ पर तो 2 चार्ज बन रहा है, तो फेरेट 2 हो जाएगा क्योंकि ये -6 है, ये +4 है, तो यहाँ पर +2 आ जाएगा, और वो 2 आपने इस तरह लिख दिया। ये इस तरीके से नाम बन सकता है। इसी बेस पर आप इसका नाम अगर रखेंगे तो वो बनेगा टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लैटिनम 4
सल्फेट, सल्फेट -2, नाइट्रो -1, क्लोरो -1, तो बैलेंस करने के लिए प्लैटिनम हो जाएगा +4। ये था नाम देने का तरीका। ब्रिजिंग लिगेंड्स के अंदर आप म्यू वर्ड यूज कर लेते हैं, जहाँ पे म्यू जो है वो ये बता रहा है कि ये चीज़ जो है ना एक ब्रिजिंग लिगेंड इसमें पाया जा रहा है। सही हो गई थी बात। तो अब चलते हैं थीरीज ऑफ कम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की मुख्तलिफ थीरीज क्या क्या हैं।